खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 80,000 सक्रिय मामले। बीते 24 घंटे में 5,654 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 197 मरीजों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार। देहरादून में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 80,000 सक्रिय मामले अभी प्रदेश में मौजूद हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर देहरादून से ही, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने अस्पतालों को दिए ऑक्सीजन। अस्पतालों को भेजे गए 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। संत निरंकारी संस्था के सहयोग से अस्पतालों को भेजा गया है ऑक्सीजन। 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भेजे जाएंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सरकार की सबसे छोटी इकाई भी कोरोना को मात देने में जुटी हुई है, जिसके चलते डोईवाला की दर्जनों ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोईवाला ब्लॉक की माखम ग्राम पंचायत को पिछले हफ्ते ही सैनिटाइज किया गया, ताकि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस वायरस से महफूज रह सके। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीणों इलाकों में भी तेजी से पहुंच रही है और इससे लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा है, जिससे लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसलिए पूरे ग्राम पंचायत को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, ताकि कोरोना जैसी बीमारी से ग्रामीणों को बचाया जा सके। आज ग्राम प्रधान की तरफ से सैनिटाइजर किया जा रहा है ग्राम माखम ग्राम से। काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो है बुल्ला वाला झपरा हो चुका है। बाकी जो है आज धर्मूचा, खैरी फर्स्ट सेकंड पूरे लगभग मार्कम ग्रांट में निपट ही गया है। आज ग्राम पंचायत मार्कम ग्रांट में 7वां दिन है। 7 दिन हो गए हमें सैनिटाइज करते हुए। इससे ग्रामीणों को बहुत राहत मिल रही है और ग्रामवासी सभी खुश हैं। ग्राम पंचायत का धन्यवाद कर रहे हैं और हमने लोगों से यही कहा है कि शादी विवाह समारोह में जाने से बचें, मास्क जरूरी पहनें, 2 गज की दूरी रखें, अपने घरों में रहें और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, तो कोरोना से बचा जा सकता है। तो खबर डोईवाला से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जनप्रतिनिधि भी सतर्क हो गए हैं और लोगों से वैक्सीन लगाने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पूर्व ग्राम प्रधान ने गांव में वैक्सीन कैंप लगाए जाने को लेकर डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमने एसडीएम से वैक्सीन कैंप लगाए जाने को लेकर मांग की है, जिससे गाँव में लोगों को गांव में ही वैक्सीन लगाया जा सके। आज हमने श्रीमान एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उन्हें अवगत करवाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह बीमारी बहुत बढ़ गई है और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो हमारे युवा लोग हैं वो डोईवाला आते हैं तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो हमने एसडीएम महोदय से यही रिक्वेस्ट करी है कि वैक्सीन सेंटर हमारे ग्राम बुल्लावाला में लगाए जाएं। सरकारी स्कूल हमारे खाली हैं, वहाँ पर लगाए जाएं और वहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाकर और वहाँ पर लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एसडीएम महोदय की तरफ से भी हमें आश्वस्त किया गया है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। आज ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों द्वारा एसडीएम साहब को बुल्लावाला में कोरोना मामले बहुत बढ़ रहे हैं और वैक्सीन सेंटर टीकाकरण लगाने के लिए एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया गया है। एसडीएम साहब ने जो है जल्द आश्वासन दिया है कि बुल्लावाले में वैक्सीन सेंटर लगाया जाएगा और वैक्सीन सेंटर लगाने से सभी ग्रामवासियों को सुविधा मिलेगी और नज़दीक पर। तो खबर गढ़वाल से, जहां उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में मिशन हौसला मुहिम के तहत असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, जिसमें जरूरतमंद लोगों के हिसाब से सामान को इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाया जाता है।
रोजाना पुलिस ऐसे परिवार को चिन्हित करती है जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत रहती है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने कहा है कि मिशन हौसला मुहिम के तहत अब तक थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्व क्षेत्र के गांव में भी पुलिस टीम प्रतिदिन ऐसे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाती है। तो खबर धर्मनगरी हरिद्वार से, जहां पर हर की पौड़ी के समीप हरिद्वार के हृदय स्थल रामघाट, किटूर, मेरठ और धर्मशाला, बद्री, बावला, कुशाघाट आदि क्षेत्रों में सीवेज और सफाई व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष की भावना देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां का सीधा ये सारा गंदा पानी गंगा के अंदर ही जाकर मिलता है। आपको बता दें कि भाजपा नेता संजय चोपड़ा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि हरिद्वार की कुछ गलियां ऐसी है जहां पर लोग रोजाना वहां से निकलकर गंगा जी की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, पर वहां पर गंदगी होने के कारण लोग परेशान रहते हैं। कई विभागों में शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के सिर में जूं नहीं रेंग रही है और अगर सप्ताह भर के अंदर इन गलियों की सफाई नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन किया जा सकता है। जिस प्रकार की जो गंगा को बचाने की योजनाएं चल रही हैं, जो गंगा के नाम पर एनजीओ चल रहे हैं, गंगा को बचाने के लिए लगातार जो लोग ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस बात का दिखना चाहिए कि सीधा सीधा मल मूत्र गंगा जी में आ रहा है और कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो आज स्थानीय महिलाओं ने, स्थानीय नागरिकों ने इस बात पर अपना जो है रोष प्रकट किया है इस बात को लेकर, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सप्ताह भर के अंदर अंदर अगर इसकी सफाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से आंदोलन किए। तो हरिद्वार में आरपीएफ में तैनात एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतिका मनुजा का शव हरिद्वार रेलवे कॉलोनी में बने क्वार्टर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जिसके बाद सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि मृतक आरपीएफ कांस्टेबल का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। दरअसल महिला कांस्टेबल की मौत किन परिस्थिति में हुई है ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2021 में महिला की तैनाती हरिद्वार आरपीएफ में हुई थी। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। महिला कांस्टेबल का शव उसके ही कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। हालांकि ये हत्या है या आत्महत्या, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पूरा मामला हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में महिला कांस्टेबल की मौत हुई है। 2021 में ही इस महिला कांस्टेबल की तैनाती हरिद्वार में हुई थी। ये आरपीएफ कॉलोनी है। यहीं पे एक सूचना मिली थी कि किसी महिला कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे थाने की पुलिस पहुंची है, उन्होंने सूचना दी, मैं भी घटनास्थल पे आया। तो जो इनका अंदर का पंखा था, पंखे पे बॉडी हमें लटकी हुई मिली है, उसको हमारे द्वारा उतारा जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई करी जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी, जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। तो अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर विरागी कैंप में वैष्णव साधु संतों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रेस वार्ता कर अपना गुस्सा जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड शासन और प्रशासन ने वैष्णव साधु संतों के साथ जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन ने बैरागी कैंप में वैष्णव साधु संतों के द्वारा अस्थायी निर्माण किया जा रहा था, जिसको सिंचाई विभाग और प्रशासन ने रुकवा कर ध्वस्त कर दिया था, जिससे देश भर के साधु संत काफी नाराज भी दिखे थे। और इसी कड़ी में एक बार फिर से विरोध के स्वर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में निंदा कर रहे हैं साधु संत और साथ ही प्रशासन को आंदोलन की भी साधु संत चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सनातन धर्म को न मानने वाले नास्तिक, जो एक प्रकार से कहें राक्षस वृत्ति के
वृत्ति के आदमी हैं, कर्मचारी हैं, या राजनीतिज्ञ या सरकारी ऑफिसर है, इन सबको सोचना चाहिए कि इन बेसमों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। या तो ये अपनी अहंकार में आकर ऐसा कर रहे हैं, या किसी बाहरी दुश्मन के साथ में मिलकर के हमारे से बदला लेने के लिए ईर्ष्या की भावना से कर रहे हैं। हम घोर निंदा करेंगे और आप सबसे प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री जी से और जितने भी राज्य कर्मचारी सभी से, कि देखिए आप धर्म के संचालक हैं, धर्म के राज्य के संचालक हैं, आप धर्म की रक्षा कीजिए। आपके राज्य में ऐसा हुआ, मुगल राज्य में नहीं हुआ। कल जैसा कि यहाँ पहले भी नोटिस सरकार ने तो दिया था तोड़ने का, लेकिन जो है वह अवैध नोटिस दिया, इसीलिए हम लोग उसको माने नहीं। और जो है अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था, अपनी धरोहर को कायम करने के लिए सरकार ने जो पैसा दिया था तो स्थायी निर्माण कराया। उसके लिए जो है मैं यहाँ के शासन प्रशासन सबको कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बैरागी क्षेत्र कनखल बैरागियों का था और आगे भी रहेगा। और उसके लिए यहाँ का शासन प्रशासन पहले भी हम लोगों का अस्तित्व जो है मिटाने में लगे थे, और आज जो है मंदिर जो है तोड़ के अखाड़ों की व्यवस्था और परंपरा को तोड़ के जो है साबित कर। तो खबर देहरादून से, जहां विकास नगर से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां समाजसेवी राकेश शर्मा ने कोरोना काल में लोगों की मदद को हाथ बढ़ाया है। उन्होंने करीब 2 लाख की लागत की दवाएं उप जिला अस्पताल विकासनगर को उपलब्ध कराई। आपको बताते चलें कि शनिवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में समाजसेवी राकेश शर्मा ने दवाएं कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार को सौंपी, जिसमें कोविड से संबंधित दवाएं एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, विटामिन सी की दवाएं शामिल हैं। और साथ ही राकेश शर्मा ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर और दवाएं उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने समाज सेवी राकेश शर्मा का आभार जताया। यहाँ जो कोविड प्रबंधन में मटेरियल आ रहा है, सामग्री वगैरह आ रहा है, उसके प्रॉपर भंडारण वगैरह की स्थिति नहीं थी, तो डॉक्टर साहब का रिक्वेस्ट था तो उसको देखा है, तो आज मैंने उसके लिए एक भंडारण कक्ष को तत्काल स्वीकृत कर दिया है और कल परसों तक उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तत्काल एक टॉयलेट्स की आवश्यकता थी, उसको भी मैंने सैंक्शन कर दिया है, उसका भी एकदम तुरंत काम प्रारंभ होगा। तो अगली खबर भी देहरादून के विकास नगर से ही है, जहां फाइनेंस कंपनी की तरफ से महिलाओं पर कर्ज की किस्त जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की कमाई पूरी तरीके से ठप है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन फाइनेंस कंपनी लोन धारकों को किस्त जमा करने के लिए लगातार दबाव बना रही है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैश्विक महामारी के दौरान फाइनेंस, सरकारी बैंक और छोटे मोटे लेन देन करने वाली संस्थाएं किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बना सकती। अगर ऐसी कंपनियां लोगों के ऊपर दबाव बनाती है तो इसके एवज में ठोस कार्रवाई की जाएगी। किस्त वाले परेशान कर रहे घर पे आके, जब तक लॉकडाउन नहीं था तो हमने किस्तें दी, अब हमारे आदमियों को कोई काम पे भी नहीं लगा रहा और आने नहीं दे रहा कोई अपने घर में, कैसे दें किस्तें। अब तक तो कोई वो नहीं था, काम लग रहे थे और हमने किस्तें दी सारा कुछ ठीक चल रहा था अब तक, और अब तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से दें अभी। और मेरी जो ढाबे की किस्त जाती है, जीएसटी जाती है, ये सब समस्याएं हैं जी। इसमें आप लोगों ने लोन भी लिया होगा कुछ? हाँ जी, लोन लिया हुआ है, किस्त जाती है जी, उसको देने में असमर्थ हैं, कहाँ से दें, ढाबे बंद पड़े हैं जी। तो किस्त देने में क्या परेशानी हो रही है? आपके पास फ़ोन भी आते होंगे, आपको टेंशन होती हो, क्या है? फ़ोन भी आते हैं जी, लेकिन दे कहाँ से किस्तें, बड़ी समस्या ख़राब हो गई है जी। स्थिति ज़्यादा खतरनाक है कोरोना की वजह से। यदि इसमें हमारे पास कोई दबाव ना हो, छूट दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, या यहाँ तक कि हम तो कह रहे हैं व्यक्तिगत देनदारियां लोगों की हों, उस स्थिति में भी यदि कोई अनुचित तरीके से दबाव डालेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो खबर लक्सर से, जहां कोरोना महामारी में लोगों की जरूरतमंद चीजों का मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें
88 राशन की दुकानों पर सरकारी एसओपी के मुताबिक सवेरे 7 बजे से राशन का वितरण का काम शुरू हो जाता है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने दुकानों का निरीक्षण किया और राशन डीलरों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग करने के आदेश भी दिए। 14 तारीख को ये लॉकडाउन। तो मंगलौर में कोरोना कर्फ्यू फेल होता नजर आ रहा है। शासन से एक आदेश जारी हुआ कि लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो 18 तारीख तक इसको बढ़ा दिया गया है टाइम को। और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खाद्यान्न का वितरण सभी सरकारी विक्रेताओं के द्वारा किया जाए। इसमें सभी प्रकार के कार्ड, अंत्योदय, PHS और SFI जो ATM का कार्ड है, सभी को वितरण किया जा रहा है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें फ्री का PMGKY अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत उनको फ्री खाद्यान्न भी उपलब्ध किया जा रहा है, जिसके मानक में सफ़ेद कार्ड पे प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न है और जो गुलाबी कार्ड है उस पर भी फ्री खाद्यान्न उपलब्ध है। तो वहीं मंगलौर में कोरोना कर्फ्यू फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बेवजह लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जारी किए गए कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन लोगों से कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी करता नजर आ रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक स्थिति में है। जो भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यशपाल सिंह ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन को मानने की भी अपील की। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, ये कहना था उनका। कोरोना का संक्रमण जो है बहुत गंभीर स्तर पर चल रहा है। इस संबंध में अब हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले हमने अनाउंस कराया है, अभी जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि गुंजाइश इस संबंध में कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरे द्वारा जनता से, आम जनता से अपील है कि इस कोरोना महामारी से सबको पता है, न्यूज़ में देख रहे हैं कितने लोग डेली मर रहे हैं, उनको इलाज के लिए कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं। तो सबसे बड़ी समझदारी यही है कि इस बीमारी से बचा जाए, बीमारी को ही ना होने दिया जाए। इसके लिए जो गाइडलाइन आई हुई है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, तो ये चीज़ करें, मेरी यही अपील है। तो मसूरी में MPG कॉलेज परिसर में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने कहा कि आज से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। इसके साथ ही 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण अनेक केंद्रों पर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकाकरण की सुविधा फिलहाल मौजूद है। तो मालधन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर मालधन चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह अपनी टीम के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 मई से उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है और कुछ आवश्यक सेवाओं में ही सिर्फ छूट दी गई है, लेकिन कुछ लोग इस आवश्यक छूट का भी फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 तारीख से अभी तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए लगातार प्रशासन भी नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस ने 4 वाहनों को भी सीज किया। 5 कोर्ट चालान करते हुए 40 चालान महामारी अधिनियम के तहत किए गए। जैसा आपको पता है, लॉकडाउन तो 10 बजे तक है और आदमी को उसके बाद अति आवश्यक कार्य, जैसे कोई बीमारी है, कोई दवाई लेने जाना है, किसी घर में कोई समस्या आ गई, उसके लिए छूट है। तो कई लोग जो है नाजायज फ़ायदा इन छूट का नाम पे ले रहे हैं और जो बिना वजह घूमता पाया जा रहा है उसके भी तो चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान हो चुके हैं लगभग? अभी करीब देखना पड़ेगा 8-10 चालान करीब हुए हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के कई गांव में वायरल फीवर से लोग पीड़ित हैं। कोरोना के भय से लोग अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग अस्पताल उपचार के लिए आना चाहते हैं उन्हें कोई वाहन ले जाने के लिए तैयार नहीं है। समय पर बीमार लोगों को उपचार नहीं मिला तो अनहोनी भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों के लिए 12 टीमें बनाई गई, जो नाकाफी साबित दिख रही है। ऐसे में शहरी इलाकों से लौटे प्रवासियों के साथ ग्रामीण जनता काफी परेशान भी दिख रहा है। जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि जिन गांव से वायरल फीवर की शिकायत आ रही है वहां स्वास्थ्य विभाग को तुरंत मेडिकल
टीम भेजनी चाहिए। इसके साथ ही इन गांव में कोरोना सैंपलिंग भी की जानी चाहिए। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 12 टीम गांव में जाकर दवाई के साथ ही सैंपलिंग भी कर रही है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र काफी दूर है, वहां पर टीम भी बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। हमारी जो सैम्पलिंग टीम्स हैं वो सैम्पलिंग के लिए, बल्क में सैम्पलिंग के लिए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं। हमारी वर्तमान में 12 सैम्पलिंग टीम्स जो है उनका प्रयास ये रहता है कि अलग अलग गाँव में पहुँचें। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा डेली का जो सैम्पलिंग है रेट वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इसमें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्योग्राफी की वजह से एक साथ में कई सारे गाँव टेकअप नहीं किए जा सकते। एक गाँव में जाके दूसरे गाँव में जाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनका एक रोस्टर बना लिया गया है जिसके माध्यम से टीमें भिजवाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले में बाकी जिलों की भांति यहाँ भी संक्रमण कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो भी कोविड कर्फ्यू लगा गया है, इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पूरी तरह से पालन करा जा रहा है। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। 24 मार्च से लेकर आज तक लगभग हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में 5000 चालान किए हैं। इसके अलावा 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है, जिनके द्वारा बिना अनुमति के कुछ आयोजन किए जा रहे थे। तो जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारा सिंह सभा में लगे निःशुल्क शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। सितारगंज में भी गुरुद्वारा सिंह सभा सिख सेवक जत्था कमेटी की तरफ से निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें दर्जनों नागरिकों ने पहुंचकर लाभ उठाया। गुरुद्वारा सिंह सभा में लगे निःशुल्क शिविर में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि सैनिटाइजर, मास्क, पैरासीटामोल की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां किट के रूप में जरूरतमंद लोगों को बांटी जा रही है। जत्थे के मेंबर सोनू माठा ने जानकारी देते हुए कहा कि एक कैंप रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक गुरुद्वारा सिंह सभा में लगेगा और जरूरतमंद लोगों से अपील है कि जो भी दवाइयां लेने में सक्षम नहीं है वो यहां पर आके निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। प्रोग्राम बनाया गया कि एक सैनिटाइजर किट बनाई जाए और जिसके अंदर एक सैनिटाइजर, कुछ मास्क और पैरासीटामोल टेबलेट्स, विटामिन सी, जिंक टेबलेट्स और विटामिन डी की गोलियाँ जो है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएं, ताकि प्रिकॉशंसली जो बंदे इस चपेट में आ रहे हैं इसका सेवन अगर प्री सेवन करेंगे तो वो कोरोना पॉजिटिव होने से बचे रहेंगे। इसके लिए भी सिख संगत जत्था जो है वो सामने आया और गुरुद्वारा सिंह सभा ने भी अपना सहयोग इसमें दिया और सिख संगत जो है इस इलाके की जो है तहसील सितारगंज की और साथ में जुड़ते हुए जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ की संगत ने भी इसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देने की हमें बात कही कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो खबर चमोली से, जहां भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तैयारी जोरों पर है, जिसमें 18 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट को खुलने को लेकर आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गई है। कोरोना महामारी को लेकर बद्रीनाथ धाम जाने की संख्या 50 तय की गई है, जिससे वहां ज्यादा भीड़ जमा ना हो और कोरोना महामारी से भी बचा जा सके। भगवान की पारंपरिक तैयारियां बिल्कुल अपने स्तर में चल रही हैं। ठीक मुहूर्त में नरसिंह पूजन होके और डोली बद्रीनाथ के लिए चल पड़ी है। ठीक मुहूर्त में और पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ हम पहुंच रहे हैं। भगवान के कपाट खोले जाएंगे। खोलते ही सबसे पहले यही निवेदन होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार से बीमारी मिट जावे और लोग तड़प रहे हैं आपके दर्शन के लिए, लोग दर्शन के लिए आवें। तो एक तरफ सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन इसका सीधा असर गरीब की जिंदगी पर ही पड़ता नजर आया। दूसरी ओर गरीब लोगों को आजीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के श्यामनंदसुर गांव का, जहां गांव में दरगाह रहमतुल्लाह इलाके की दरगाह, जो कि पिछले 1000 सालों से स्थित है, वहां दूरदराज से जायरीन पिछले कई महीने से जियारत करने आते थे और कोविड-19 कर्फ्यू के चलते दरगाह पर ही अपने परिवार सहित रह रहे थे। लेकिन दरगाह
शरीफ पर छोटे दुकानदार भी हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले साल सरकार की तरफ से खाने पीने के लिए खाद्य सामग्री दे दी जाती थी, लेकिन इस कर्फ्यू काल में सरकार का कोई भी नुमाइंदा हम गरीब की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही हम गरीब लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ मिल पा रही है। बहुत से आदमी आप बाहर से आए थे, मैं तो आना जाना बंद हो गया। और साहब जो सरकार की खिदमत करे थे रोटी खा लेते, और सब जो भी जब बंद हो गया तो क्या करें। सरकार बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, और सरकार से कोई मदद नहीं दे रही, ना देगी। अब क्या करें। वो खाने का राशन नहीं है, बिल्कुल सारी परेशानी है और कोई सुविधा नहीं हमें मिल रही। और थोड़ा बहुत असीरने वगैरह लगा हुआ है, ये बिल्कुल चौपट हुआ मामला पड़ा है। नहीं बिक रहा है, जिस तरह आदमी आते थे पहले उस तरह नहीं आदमी आ रहे। बिल्कुल रोजगार चौपट है। तो चीनी चद्दर मारी बिकती थी, फूल वगैरह बिकते थे, सब बिल्कुल बंद पड़ा है। कोई आश्वासन नहीं सरकार की तरफ का। पहले लॉकडाउन में से कई बार बांटने वाले आए, लेकिन अब का कोई नहीं यहाँ बांटने वाला, बहुत दिक्कत आ रही। और सरकार में यहाँ लगा मेहमान भी नहीं आ रहे अब खाली हम लोगों को भी दिक्कत आ रही है। ये बाहर के आदमी जो पड़े हाईवे वाले, इन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनका भी घर आना जाना बंद है बिल्कुल। तो बेचारे इधर उधर से बच्चे अपना जैसे जुगाड़ कर अपना रोटी बेचारे खा रहे हैं। तो एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार विकास कार्यों को लेकर लाखों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ भूमि माफियाओं की मनमानी के चलते लागत में लगे रुपए बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार भूमि माफियाओं की मनमानी के चलते सरकार की लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में जो आप गंदगी से लगे ये ढेर और सड़क पर पड़ा पानी देख रहे हैं, वो कहीं और का नहीं बल्कि भगवानपुर के चौले शहाबुद्दीनपुर गांव का है, जहां पर अब से 2-2.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी की योजना के अंतर्गत भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रस्ताव पर खुब्बनपुर रोड से नेशनल हाईवे तक 50 लाख से ऊपर की लागत में बनी ये सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार इसी रास्ते पर बनी एक बर्फ फैक्ट्री और ग्रामीण के रास्ते को कब्जा कर बने मकान का है। आपको बता दें कि इस रास्ते पर एक तालाब भी है, जिसका आज तक सौंदर्यीकरण ना होना भी एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह है। तो खबर अक्सर से, जहां खेड़ी खुर्द गांव में हुए चौराहे हत्याकांड को लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि खेड़ी खुर्द गांव में पिछले दिनों एक पक्ष के 22 लोगों ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों पर गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस विवाद में 6 हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने फरार हुए 2 आरोपियों को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ समय लगभग 6 तारीख को खेड़ी खुर्द गाँव में 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की बाद में दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें इसी क्रम में आज 2 मुलजिम इंतजार समाप्त मनसब अली तथा इकरार समाप्त इनको अरेस्ट किया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।